स्कूल के समय में कोई क्रश नहीं था आपका? 17 साल 9 महीने की उम्र में आपके गोद में बच्चा आ जाए तो आपको प्यार करने का मौका कब मिला? स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? स्कूलिंग थोड़ी बहुत, और क्योंकि अर्ली एज में मेरी शादी हुई तो बाकी की स्कूलिंग जो है वो मेरी में हुई। कभी नाजिया जी को बुरके में नहीं देखा? मेरी दादी कभी बुर्का नहीं पहनी। हिजाब ना कुरान में लिखा हुआ है, ना मुगलों की बीवियों और बेटियों ने पहना है। ये जबरदस्ती का मुसलमान पुरुषों का एक डिक्टेटरशिप है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रिसेंट मेरा एक अफेयर हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। आई विश कि मैं वो अपनी लाइफ से इरेज कर सकती थी। लोग आपको धमकियां देते हैं, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब आप डरती नहीं हो? किस माँ बाप का दिल नहीं धड़केगा? बिल्कुल। कोई भी लड़का वीडियो बना करके कहेगा मुझे अल्लाह ने कहा है कि वो मेरे साथ कितना बार सेक्स करवाती थी। खास करके वो लड़के बहुत ज्यादा अभद्र और बहुत ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं जो अपनी देखते हैं। ब्यूटी का राज मैं बताऊं, सच में बताऊं ब्यूटी टिप्स, मैं सुबह उठ करके कौन पीती हूँ पानी के साथ। जिन लड़कियों को हिजाब पहन करके मुंह छुपा करके लौंडा लफंदरबाजी करनी है, ओयो फोयो जाना है, चोरी चमारी करना है, पार्क और गार्डन में पेड़ वेड़ के नीचे बैठ करके चुम्मा चाटी करना है, तो वो अपना कर सकती है। आपको बच्चा भी हो गया था, आपके हस्बैंड भी नहीं थे, फिर आप ससुराल में रहती थी? जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उसके हार्ट में होल था। जब ससुराल वाले को पता चला कि काफी पैसे खर्च होने हैं तो उन्होंने उस वक्त कह दिया कि 2 दिन के कोई करोड़ रुपए खर्च नहीं करता है। मेरा झगड़ा हो गया था, मुस्लिम लड़के गलत टिप्पणियां कर रहे थे, मारपिटाई हो गई मेरी। आपने पीटा? हाँ, टीसी मिल गया था। कितने लड़कों को? 2 लड़कों को पीटा अकेले? ये सिर्फ निकाह हुआ था और विदाई जो है वो मेरे ग्रेजुएशन के बाद होनी थी, लेकिन मिलना जुलना हो गया तो इंटीमेट रिलेशन भी हो गया। वो भी बहुत हैंडसम थे। नमस्कार। आज का समाज वर्किंग वुमेन को स्वीकार करता है, चाहता है कि महिलाएं काम करें, चांद पर जाए, पैसे कमाएं, लेकिन फिर भी आज भी अपेक्षाएं हैं कि चांद पर जाने से पहले घर के लिए 4 पराठे और 1 कप चाय बना कर जाए। ये सही है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न केवल खूबसूरत है बल्कि बेबाक भी है, और उन्होंने अपनी ही कौम की रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी और एक अलग रास्ता बनाया, एक अलग पहचान बनाई और बन गई वो लाखों महिलाओं की प्रेरणा। हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत नाजिया इलाही जी, लेकिन आज हम उनसे मिलेंगे। आप नाजिया इलाही जी को जानते हैं, लेकिन आज हम ऐसी नाजिया इलाही से मिलेंगे जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे बातचीत में पता चलेगा। नमस्कार नाजिया जी, बहुत स्वागत है आपका। यस, वंदे मातरम, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैंने कहा ना, परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, सिनेरियो कुछ भी हो, मैं मस्त रहती हूँ। ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्स। दिल्ली में आपका जन्म हुआ, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? स्कूलिंग थोड़ी बहुत दिल्ली से हुई, और क्योंकि अर्ली एज में मेरी शादी हुई तो बाकी की स्कूलिंग जो है वो मेरी कैलकाटा में हुई, क्योंकि शादी मेरी कैलकाटा में हुई थी। अच्छा। तो 11-12 मेरा कैलकाटा गर्ल्स स्कूल में हुआ। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में मैंने कुछ महीने जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, पर मेरा झगड़ा हो गया था। कहाँ पर, स्कूल में? नहीं, ग्रेजुएशन के वक्त में मौलाना आज़ाद कॉलेज में, जो कैलकाटा में रफ़ी अहमद खदवाई रोड में है। तो मेरा झगड़ा हो गया था। कुछ लड़के जो है मुस्लिम लड़के वो गलत टिप्पणियां कर रहे थे, बेहूदगी बदतमीजी पर उतर आए थे, तो मारपिटाई हो गई मेरी। तो वहाँ पर मुझे आपने पीटा? हाँ, टीसी मिल गया था। कितने लड़कों को? 2 लड़कों को पीटा अकेले? तो वहाँ पर टीसी मिल गया था। उसके बाद फिर दोबारा फिर मैं कैलकाटा गर्ल्स इवनिंग कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। हालांकि गोद में बच्चा था, बहुत ज़्यादातर क्लासेस में नहीं कर पाती थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था मेरा। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, थोड़ा बहुत विदेश भी गई, वहाँ से भी कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज और कुछ कर करके उसके बाद फिर आई। जब स्कूल में जब आप पढ़ती थी तो आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी या फिर कोएड में पढ़ती थी? मेरा स्कूल का नाम क्या है आपके? कैलकाटा गर्ल्स। 12 तक मैं गर्ल्स में रही हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मैं 2 महीने के लिए को एडुकेशन में मौलाना आज़ाद में गई, फिर वापस मैंने ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं गर्ल्स में चली आई थी।
तो मेरा बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन जो है वो मर्दों से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहा है। हाँ, शादी बहुत अर्ली एज में हुई। स्कूल के समय में कोई क्रश नहीं था आपका? नहीं, एज सच तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि जो लोग मुझे मतलब बचपन से जानते हैं, जो लोग मुझे बचपन से पहचानते हैं, अगर कुरान पर हाथ रखा करके पूछा जाए, मतलब मेरे बयानों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो बोलेंगे तो मेरे चरित्र का हनन करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुरान पर हाथ रख करके अगर कसम खा कर कहेंगे पैगंबर मोहम्मद की, तो सच कहेंगे कि मेरा क्रश नहीं था, प्यार नहीं हुआ? नहीं मतलब यकीन कोई करे या ना करे, लेकिन फैक्ट यही है, नहीं प्यार हुआ किसी? नहीं हुआ था। अब कोई नहीं आपकी मिला? शादी अगर 17 साल में हो जाए तो आपको प्यार करने का मौका कब मिला? हो 17 साल 9 महीने की उम्र में आपके गोद में बच्चा आ जाए तो आपको प्यार करने का मौका कब मिला? 17 साल की थी आप जब जी। आपकी शादी हुई और 9 महीने बाद आपको बच्चा? हाँ, और आप 17 साल पेट में बच्चा आपके है और आपके हस्बैंड का डेड बॉडी आपके सामने रहे तो आपको प्यार करने का मौका कब मिला? आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। ओह, मतलब आप शादी के बाद ज़्यादा समय था, कितना समय आप 1 साथ महीना थे? 26 दिन थी मैं साथ में। अच्छा, जबकि विदाई नहीं हुई थी, ओह। जिसको रुखसती जो होती है वो नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। और विदाई जो है वो मेरे ग्रेजुएशन के बाद होनी थी, लेकिन मिलना जुलना हो गया तो इंटीमेट रिलेशन भी हो गया। वो भी बहुत हैंडसम थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम शहजाद। याद आती है? उनका चश्मो चिराग तो मेरे गोद में ही है, मेरा बेटा। आपका बेटा जी जी, कितने साल का हो गया है? अभी रिसेंट 15 अप्रैल 2026 को उसका 15 कंप्लीट हो चुका। 16वें साल में उसने कदम रखा है। ओ, आप एक बेटे की मम्मी है? कोई 16 देखे? साल के बेटे की माँ हूँ मैं। 16 साल के बेटे की टच वुड महादेव की कृपा है। माँ। बड़ी खूबसूरत है आप, लगती नहीं है एक बेटे की माँ। लेकिन सच्चाई यही है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक बेटे की माँ हूँ। मैं एक बेटा हो या बेटी हो, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक माँ हूँ। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो वो अपनी माँ के लिए उसका सोल चुनता है। तो इस बार जब 15 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने उसको मैसेज किया कि मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारी, कि तुम्हारी रूह ने, तुम्हारी आत्मा ने मुझे चुना माँ के तौर पर। तो वो फ़ोन करके रोने लगा कि मतलब तुम इतनी इमोशनल बात क्यों कर रही हो। तो वो महिला बहुत आभारी होती है जब उसको कोई रूह, कोई आत्मा चुनती है माँ के लिए। तो माँ बनने के बाद क्या है कि बहुत कम एज में ही मैच्योरिटी लानी पड़ी, चीज़ों को समेटना पड़ा, बहुत ज़्यादा रिज़र्व होना पड़ा। अब मैं बड़ी हुई, साथ साथ मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मुझे अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि मैं एक बेटे की माँ हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए ये सब कुछ। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी। तो जब शादी आपकी हुई इतनी कम एज में, तो आपकी मर्जी से शादी हुई? मतलब आपके Obviously मेरी माँ बाप मर्जी। ने आपसे पूछा? नहीं, और मेरी मर्जी Arrange marriage थी? कंप्लीट अरेंज मैरिज था। इवन मैंने तस्वीर तक नहीं देखी थी, तो मुझे एक इंक्विजिटिवनेस थी कि कैसे हैं, कौन है। तो जब मुझे बताया गया कि फलाना शादी में तुमने देखा था वो लड़का, अरे भाई वो तो वो है, बहुत हैंडसम था। मैंने चारों पैर हाथ से तैयार, हाँ ठीक है मैं करूँगी। तो ऐसे शादी हो गई? शादी हो गई और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी रही, क्योंकि बहुत कम एज थी मेरी, बच्चा गोद में था। हम दोनों एक साथ बैठ करके शिनचैन देखा करते थे, मोटू पतलू देखा करते थे, ज़ोरो कार्टून देखा करते थे, मिस्टर बीन देखा करते थे। तो अभी भी जब मेरा बेटा मेरे पास होता है तो हम लोग खूब एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं बैठ करके, और खूब याद करते हैं कि अच्छा हम कितना देखते थे। अब जैसे बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, बहुत सारे सीरियल्स होते हैं जो वो वेट करता है मेरे लिए और मैं वेट करती हूँ कि हम दोनों जब मिलेंगे तो देखेंगे। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का अभी लास्ट जो आया था सीरीज़, तो लास्ट वाला जो है वो हम लोग रुके हुए थे, वो फ़ोन पे बोल रहा है मम्मा हम लोग जल्दी मिलना है क्योंकि उसको देखना है। आपका अच्छा बॉन्ड है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है बेटे के साथ? बहुत दोस्तों की तरह प्यारा, बहुत, क्योंकि ये अपब्रिंगिंग मुझे मेरी अम्मा से मिली। मेरी अम्मा ने कभी भी ऐसा बिहेवियर किया ही नहीं कि वो अम्मा है। अच्छी बातों को भी उन्होंने दोस्त के अंदाज में समझाया, बुरी बातों को भी उन्होंने दोस्त के अंदाज में सिखाया।
पढ़ाई वढ़ाई भी उन्होंने दोस्त के अंदाज में करवा दी। अगर छोटे कपड़े पहने हमने तो उन्होंने दोस्त बन करके बता दिया। अगर हम थोड़े से लेट नाइट आए तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सहेली बन करके बता दिया कि आगे क्या चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो वो मेरी अम्मा से मुझे मिला कि बच्चा कैसे पाला जाता है। वो हंटर लेकर के नहीं पाला जाता है, वो बहुत प्यार से दोस्त बन के पाला जाता है। आप को बच्चा भी हो गया था, आपके हस्बैंड भी नहीं थे, फिर आप ससुराल में रहती थी? नहीं, तो उस टाइम पे क्यों? ससुराल नहीं, ससुराल में तो रहने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उसके हार्ट में होल था। ओह, तो जब ससुराल वाले को पता चला कि काफ़ी पैसे खर्च होने हैं तो उन्होंने उस वक्त कह दिया कि हम 2 दिन के बच्चे पर करोड़ रुपए खर्च नहीं करते, उठा के फेंक दो। अच्छा। तो वो मेरे लिए मतलब फैसला करने का वक्त था। तो मेरे ससुराल वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया? हाँ, तो मेरे अम्मा अब्बा ने कहा कि जैसे भी होगा हम करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने कभी पलट करके नहीं देखा। नहीं जाते हैं, नहीं बुलाते हैं? क्यों? उन्होंने बच्चे को भी कभी नहीं देखा? अब तो उनका हक ही नहीं नहीं है ना। उसको पैदा मैंने किया, 9 महीना मैंने पेट में रखा। जब पता चला कि उसके हार्ट में होल है तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि कूड़े में फेंक दो। 2 दिन के गोश्त के लोथड़े पर, एग्जैक्ट वर्ड ये था कि 2 दिन के गोश्त के लोथड़े पर कोई करोड़ रुपए खर्च नहीं करता है। तो मेरा बेटा जिंदा रहे या ना रहे, वो मेरे ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में हाँ, कितना 2 दिन के बच्चे के लिए कोई ऐसी इतनी गंदी बात कैसे बोल सकता है। तो और जिसने अपना खुद का बेटा खोया। हाँ, मतलब कम से कम उसी की अमानत और उसी का रूप समझ करके एक्सेप्ट इसको करना चाहिए था। लेकिन उनको समझ में आया कि अगर इसको एक्सेप्ट किया करना है तो पहले इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हार्ट में होल है। एक बीमारी की वजह से बस उन्होंने, मुझे लगता है कि एक इम्तिहान था मेरा बच्चा बीमार नहीं था, वो मेरा एक इम्तिहान था कि इज़ आई एम अ गुड मदर और बैड मदर। तो मैं साबित हुई कि येस आई एम अ गुड मदर। मैंने अपने कम एज को परवाह ना करते हुए, अपनी लाइफ की मस्तियों को परवाह ना करते हुए, अपनी लाइफ में मस्ती भरी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए मैंने एक अच्छी माँ होने का रास्ता ही चुना। फिर शादी नहीं की आपने? बाज़ार में तो बहुत सारी शादियां हो गई हैं मेरी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तो दोबारा शादी नहीं हुई। बाज़ार में तो 10-12 पति घूमते रहते कभी हैं। लगा नहीं आपको, ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि अब शादी कर लेनी चाहिए? अब नो, मुझे ऐसा लगता है ना कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपने आप को बलि पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। और अभी रिसेंट जो मुझे एक धक्का मिला, उसके बाद तो मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि मैं इन सब चक्करों में नहीं गई थी। इवन आई हैड डन समथिंग वेरी बिग भसड़ इन माई लाइफ। ओह बहुत देखा, ये तो चलो बहुत देखा हमने। दूसरा कि परिस्थिति ऐसी थी कि इन सब चीज़ों का मौका नहीं था। बच्चे को पालना, खुद के बारे में सोचना, अम्मा अब्बा कितना करते। 2 बहनें और थी मेरी, तो उनको पढ़ाना, मुझे पढ़ा रहे थे, फिर बेटा मेरा उसको पढ़ाने लगे। अच्छा, शादी के बाद फिर आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया? टिल डेट। हम्म, तो अपने पैर पर स्टैंड होना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि मैं लौंडेबाजी में निकल जाती। वो कोई मर्द आ कर के मेरा घर तो नहीं चला देता। और आजकल तो इतना खूबसूरत लम्हा आ चुका है कि अब लड़के तलाश करते हैं कि भाई पैसा वाली लड़की हो तो मेरा भी खर्चा चला देगी। तो अभी तलाश करते हैं? नाजिया को तलाशता है कोई? मुझे लगता है कि मुझे ना ही कोई तलाशे, प्रपोज करते हैं लोग। मुझे लगता है मुझे ना ही कोई तलाशे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अब अपने जो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो पाथ है, मेरा जो मिशन है, मैं उसी में बड़ी मस्त और मगन रहती हूँ। इवन आई हैवंट टाइम, समय कहाँ है मेरे पास कि मैं किसी को समय दूँ। आप इतनी खूबसूरत हैं, तो कॉलेज के टाइम में आपको लड़कों ने नहीं लाइन मारी कभी?
कभी देखो, किसी तुम ने मुझे प्रपोज इतनी किया? बार खूबसूरत खूबसूरत कह रही हो ना, नहीं, वाकई मुसलमान तुमको खूबसूरत है आप। मुसलमान तुमको बहुत गाली देंगे, क्योंकि मुसलमानों के हिसाब से मैं बहुत बदशक्ल हूँ। और शक्ल जो है मुझे लगता है कि ईश्वर का दिया तोहफा है, और सभी खूबसूरत होते हैं जिसका नेचर खूबसूरत है, जो समाज में आप न केवल, मुझे नहीं लगता कि नाजिया जी केवल समाज में काम कर रही हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं, जो सिर्फ ये सोच के अपने घर में रह जाती थी कि अगर मैं निकली तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आपने अपने पूरे के पूरे कौम से, एक तरह से मैं कहूँ तो दुश्मनी ले ली पूरी उस रूढ़िवादी सोच को चुनौती दे दी। और नाजिया जी मतलब मानना पड़ेगा, बहुत बोल्ड है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली होता क्या है ना, खूबसूरत बहुत है, ये हकीकत है सवाल वही रहेगा। तो कॉलेज के टाइम में क्या था, मतलब लड़कों के रिएक्शंस आते होंगे कि भाई ये तो खूबसूरत है, नहीं लड़के तो करते हैं मुझे ऐसा लगता है, हाँ, दुबली पतली हमेशा से फिटनेस फ्रीक वाला एक नशा आंखें तो रहा बहुत ही मेरे खूबसूरत अंदर। हैं। हाँ, और कोई नशा तो नहीं, लेकिन हाँ स्मोक का रहा। और अच्छा, स्मोक आप मैं स्मोक करती स्मोक थी? करती हूँ, हाँ। अभी भी करती अभी हो? भी करती हूँ। कॉलेज के टाइम से करती? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी मैं वकालत की, तब से मुझे सिगरेट का एक नशा लगा था। तो स्मोक मैं अभी भी करती हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मैं छोड़ पाऊँगी, बिकॉज वो जो स्ट्रेस बस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एट टाइम्स। हाँ, लोग कहते हैं कि मैं बहुत अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ, तो मैं उनको एक बात बता दूँ कि मेरा जो ब्लड है वो अल्कोहल ले नहीं पाता है। मेरा ब्लड थिक है, और सर्दी के मौसम में जब बहुत सर्दी होती है तो मुझे एवरी 15 डेज ड्रिप्स लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा खून जो है वो बहुत क्लॉट जम जाता है। तो वो ड्रिप्स की वजह से वो खून जो है वो नॉर्मल होता है। और मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, मैं कभी भी आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, मैं एसी में नहीं रहती हूँ। मेरे घर पे आप आइएगा, एसी लगी हुई है। कैलकाटा वाले घर में 6 एसी लगा हुआ है, बॉम्बे वाले घर में 5 एसी लगा हुआ है, यहाँ दिल्ली वाले घर में 2 एसी है, उत्तर प्रदेश वाले घर में 5 एसी है, लेकिन एक कमरे में एसी बिल्कुल नहीं चलता है। आपने कई सारे घर मुझे काउंट करवा दिए। हाँ। तो कितने घर हैं आपके पास? माँ बाप ने जो बनाया, मैंने तो बस एक ही बनाया है। तो ये सारे घर माँ बाप के गिनवाया, माँ बाप का घर तो मेरा ही घर है ना। अच्छा। मेरे कमरे में ना एसी चलता है, ना फैन चलता है। और ये पॉडकास्ट जो मेरे बहुत करीबी, जो मेरी सहेलियां हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, या जो मेरे भाई जैसे दोस्त हैं, वो जब सुनेंगे तो हंसेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है जून जुलाई की गर्मी में कि सब पसीने में नहाए हुए हैं, 10 मिनट के लिए चला दो। अच्छा, आपकी वजह से एसी नहीं चलता घर 10 में? मिनट के लिए चला दो। ये तो मतलब हमारे व्यूअर्स को एक नई बात पता चल गई कि अभी भी मैं एंटर की तो मैंने तुरंत क्या कहा कि एसी थोड़ा सा भैया एसी नॉर्मल कर दो, थोड़ा नॉर्मल। एसी सर नॉर्मल कर दो। तो अब आप नेशनल न्यूज़ के गए भी आप वहाँ पर पूछिए, तो मैं एंटर करते ही कहती हूँ कि एसी थोड़ा नॉर्मल कर दो, क्योंकि वो मुझे तकलीफ देता है। मुझे ब्लू ब्रूजेस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो कोई भी ये हवाबाजी करता है कि नाज़िया अल्कोहल बहुत कंज्यूम करती है, तो डॉक्टर्स ने मुझे मतलब लिख करके दिया है कि आई कांट कंज्यूम अल्कोहल। अगर मैंने एक सिप भी लिया तो मेरे पूरे स्किन में एलर्जी हो जाती है। हाँ, मैं स्मोक करती हूँ, स्मोक करती हूँ मैं। कॉलेज का वक्त था, पतली दुबली थी, बिल्कुल गोरी फेयर तो थी ही, नहीं अभी भी हो। नाक नक्शा शार्प तो रहता ही। और जब लड़कियां बिल्कुल टीन एज में होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो और भी ब्राइट दिखती हैं, और भी वो ज़्यादा हॉट चिक दिखती हैं। तो नाजिया जी ये मानती है कि वो हॉट चिक खूबसूरत है? देखो, मैं खूबसूरती की परिभाषा फीचर से नहीं लेती हूँ। मैं खूबसूरती की परिभाषा उसके बिहेवियर से, उसके संस्कार से लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा एकदम से ऐश्वर्या राय उठा करके लेकर आ जाए और वो संस्कारी नहीं है, वो घर वो उसके अंदर सभ्यता नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। डस्की है, नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत वेल एजुकेटेड है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो देश और दुनिया में अपनी बातों को वोकल हो करके रख सकती है। ये मेरे लिए खूबसूरती की परिभाषा है। मैं फीमेल को या लड़की को जज
ऐसे नहीं करती हूँ कि वो रोटी गोल बना सकती है, बेल सकती है कि नहीं। मैं लड़की को जज ऐसे करती हूँ कि वो अपनी बातों को कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से रख सकती है। मेरे लिए लड़की को समझने का तरीका, नज़रिया ही ये है। तो नॉर्मल, हाँ, बहुत सारे लड़के लाइन वाइन तो मारते ही थे, बहुत सारे लड़के मतलब आगे पीछे थे, होते ही थे, प्रपोजल्स आते ही थे। तो काफ़ी सारे गाने वाने भी बजते थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज का समय जो था वो फिक्स हुआ करता था। हम लोग 4-5 लड़कियां मिल करके जाते थे स्कूल के लिए या और कॉलेज के लिए, तो होता था बहुत। कौन से गाने गाते थे वो लोग, बजाते थे? अभी याद है कुछ? हाँ, जैसे एक गाना बहुत बजता था, ए नाज़नी सुनो ना, हमें तुम पे हक तो दो ना, चाहे तो जान लो ना, कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए। खुशी खुशी मूवी का गाना। दैट टाइम आई वाज इन आई थिंक क्लास 8 और 7। तो गाने वाने बजते थे, जाहिर है कि तो कोई ऐसा इंसिडेंट रहा जो मतलब आपको आज भी लगता है, जैसे जैसे वो होता है ना कि उस टाइम पे जब कोई प्रपोज कर रहा है, जब कोई इस तरह से छेड़ रहा है, उस टाइम पे मतलब सामने से दिखाना नहीं है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी मन में है कि नहीं वो मोमेंट था जो अच्छा था, मेमोरेबल था, कुछ ऐसा है? मुझे लगता है कि आई विश मैं भगवान से शहजाद के लिए उम्र मांग लेती, क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं था, वो मेरा दोस्त था। उसने कभी भी उस पूरे सिनेरियो में, उस पूरे वक्त में वो कभी शौहर बन करके मेरे सामने नहीं आया था। और सबसे अच्छी चीज़ उसके अंदर एक थी कि वो जजमेंटल नहीं था, वो मुझे जज नहीं करता था। 1 महीने 26 दिन के इतना ही समय मुझे ऐसा आपने, है ना, लगता है बिताया कि साथ में। पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत बुरी परिस्थिति में हैं तो भी वो आपके साथ है, आप बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं तो वो आपके साथ है, आप बहुत उलझी हुई हैं तो भी उसका प्यार कम नहीं है, और आप बहुत सुलझी हुई हैं तो भी उसका प्यार कम नहीं है। तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए। वो इस तरह के मतलब सोच के नहीं थे जैसा आप आज जो आप कर रही हैं, जिस तरह से समाज में अपने विचारों को रख रही हैं, क्या उनके भी विचार आपके विचारों से मिलते थे? बहुत मैच करते थे। और मुझे लगता क्या है यहाँ से ही भी आपको कोई प्रेरणा मिली है जब आप आज ये कर रही हैं? मुझे लगता है कि शहजाद का डॉपलगैंगर जेरोक्स है मेरा बेटा जैद, बिल्कुल। अब मुझे मुसलमान गालियां देते हैं, मेरा बेटा बोलता है मम्मा हंसो हंसो, वो अपना अपब्रिंगिंग खुद ही बता रहे हैं। तो शहजाद भी यही करते थे। जब मैं जीन्स वीन्स पहनती थी, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी, तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी कुछ बोलती थी तो शहजाद एग्जैक्ट यही बात बोलते थे, हंसो, तुम अच्छी दिख रही हो ना, इसलिए उसको जेलसी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी उनके अंदर एज अ पार्टनर वाली बहुत अच्छी थी। हालांकि हमारे बीच में उम्र का ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, 4-5 साल का डिफरेंसेस था। वो भी बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, लेकिन हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और मुझे लगता है कि अभी अगर वो मेरे साथ होते तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती। जैसे बंगाल में मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, तो वो तो दबंग धम 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 जाते मेरा बेल करवाने के लिए। वो ये नहीं सोचते कि अच्छा घर की बहू जो है वो जेल जा रही है, वो ये सोचते कि बेल कैसे करवाना है, जेल की बाद में सोचेंगे, पहले बेल करवाना है। तो जो मर्द आपके साथ आपका जीवन साथी बन करके आया है, उसको अपने पार्टनर के फोकस, विजन और मिशन को समझ करके उसके जैसा ढलना पड़ता है। मतलब उन्होंने आपको जीना सिखाया, एक तरह से कहें तो। Obviously, it's a blessing for me कि मतलब 1 महीना 26 दिन के रिश्ते में मैंने ये फैसला किया कि मैं बच्चा पैदा करूँगी, और मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे अम्मा अब्बा ने मेरा साथ दिया, और आज मेरे लिए मेरा बेटा एक मतलब ब्लेसिंग है। आपके जीने की वजह है एक तरह से देखा जाए तो। ऑब्वियसली आज अगर थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में, अपनी स्पीच में अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल लेकर आती हूँ, तो या मैं बहुत ज़्यादा रॉ या हार्श नहीं होती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा बेटा सुन रहा होगा तो बोलेगा मम्मा ने ऐसी बात करी। तो आज ये वीडियो देखेगा तो तो
क्योंकि ही नोज मी वेरी वेल। मैं बहुत ब्रॉड माइंड हूँ, बहुत ओपन माइंड हूँ, लेकिन बहुत मतलब रॉ भाषा को भी मैंने अपने बेटे की वजह से बहुत सुलझे हुए तरीके से बोलना सीखा कि बात चली भी जाए और वो सुलझी हुई भी लगे, वो डेफेमेटरी या अब्यूजिव ना लगे। जैसे आप नाजिया इलाही खान हैं, और फिर क्यों अपने कौम से आपने एक तरह से किनारा कर लिया, या ये कहें कि आप उसको मानती हैं लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ बातें हैं उनका विरोध करती हैं, और उस विरोध में आपको इतने सारे कांटे आपके रास्ते में पड़ते हैं, उन कांटों पे आप चले जा रही हैं, मतलब इतना दुख जिसके जीवन में ऑलरेडी हो, हस्बैंड नहीं है, सिंगल मदर हैं, उसके बाद भी बहुत सारी बातें, जब आप एक स्टेटमेंट भी जिसका कैमरे पर आता है, उस एक स्टेटमेंट में कई सारी बातें, कितनी सारी ट्रोलिंग और न जाने क्या क्या जिसको सुनना पड़ता है। देखिए, मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। परिस्थितियाँ जब आती हैं आपके सामने तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बना करके जाती हैं। मुझे लगता है कि मेरे किस्मत में विधवा रहना ही लिखा हुआ था, और पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन अपने बच्चे पर देना था। यही लिखा गया था मेरी किस्मत में, मेरी डेस्टिनी यही थी। तो मैंने उसको बाहें फैला करके एक्सेप्ट किया, और इस वजह से मैं बहुत स्ट्रांग हुई। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी अपनी पर्सनल लाइफ होती तो मैं राष्ट्रभक्ति में इतना ज़्यादा डिवोटी नहीं हो पाती। ये भी हो सकता है ना। मतलब ऐसा कि जैसे आपने ये रास्ता चुना, तो कोई इंसिडेंट था, क्या था आपकी लाइफ में, या फिर आप ऐसे मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत मतलब बहुत अच्छी। मेरी फैमिली से आप मिलोगे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी मुस्लिम फैमिली से मिल रहे हो। आपको फील होगा कि आप किसी मतलब बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही फन लविंग फैमिली से आपको वापस रिटर्न आने में ना सबको 10 बार हक करोगे, फिर आऊंगी मैं। ऐसी फैमिली है मेरी। हम लोग जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं ना, हमारा फोन कहाँ होता है हमें पता भी नहीं रहता है, क्योंकि मतलब हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं अपनी फैमिली के कॉन्वर्सेशन में, और किसी की बिचिंग नहीं होती है। फैशन, स्टाइल, ग्रूमिंग, न्यू वर्जन, अच्छा यहाँ जियो पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, अच्छा नए अमेंडमेंट्स ये आए हैं, अच्छा नया फैशन ये आया है, अच्छा इंटीरियर ये हुआ है। तो इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। मेरी बड़ी वाली बहन है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर है। अच्छा, आप 3 बहनें हो? 3 बहनें। कौन कौन है? एक बड़ी है जो क्रिमिनल लॉयर है बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक मैं हूँ, और एक छोटी है जिसने अभी रिसेंट अपना MBA कंप्लीट किया है। अच्छा, आप बीच हाँ, हाँ मीडियम। ओके। तो अभी सभी लोगों की शादी हो गई है? नहीं, अभी कोई शादी करने के मूड में नहीं है। अच्छा, हाँ। सबको शादी करने के सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, मतलब शादी खुश रहना चाहते हैं, सबको खुश रहना है। और मेरे अम्मा अब्बा की तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं है कि किसी को शादी करनी है। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव, जस्ट डू समथिंग फॉर द नेशन, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, डू समथिंग फॉर द फैमिली, ट्राई टू डू सम रिफॉर्मेशन इन आवर रिलीजन, एंड वी आर डूइंग दैट। सभी अब कभी नाजिया जी को बुरके में नहीं देखा गया? मेरी दादी कभी बुर्का नहीं पहनी। मेरी दादी तो स्लीवलेस ब्लाउज और तांत की जो कोटे की साड़ी पहन करके मस्त घूमती थी। तो ये मतलब ये आया है ये वहां से आया है। मेरी दादी की शुरुआत हो गई थी। ओह बाप रे, मेरी दादी तो क्या इस मतलब खूबसूरत तो गजब की, और इतनी मॉडर्न थी वो। मेरी दादी को मैंने कभी भी ब्लैक हेयर में नहीं देखा है, हमेशा वो हेयर कलर कराती थी। उस टाइम में? अच्छा जी। ओह नाइस। ये तो हमारे व्यूअर्स को फिर एक नई बात पता चल गई। अच्छा, मेरी नानी मतलब वो हमसे बैठ करके इंग्लिश में बात करना सीखती थी। कहाँ पर ननिहाल है आपका? सब दिल्ली। दिल्ली में ही? हाँ,
तो वो उनको बहुत पसंद था कि खुद को हम न्यू वर्जन में लेकर आएंगे। अच्छा, मेरी दादी कोटे की साड़ी ज़्यादा पहनती थी और मेरी नानी सिल्क साड़ी ज़्यादा पहनती थी। तो दोनों का, मेरी अम्मा ने कभी भी नहीं हिजाब, हमारी फैमिली में किसी ने हिजाब नहीं पहना है, दूर दूर तक किसी ने हिजाब नहीं अच्छा, पहना है। जिनको अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बुर्का पहनना अगर कोई वैसे मजबूर करता है, बहुत सारे ऐसे खबरें आती To हैं, be very इंसिडेंट्स आते हैं frank, कि वो बुर्के की वजह से ये हो गया, बुर्के की वजह से वो हो गया, तो उनके लिए तो आप इंस्पिरेशन हैं। नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी लड़की अपनी आइडेंटिफिकेशन को नहीं छुपाना चाहती है। कोई भी लड़की तो आपको अपने लगता है कि उनके ऊपर ये थोपा जाता है? और हालांकि हिजाब ना कुरान में लिखा हुआ है, ना मुगलों की बीवियों और बेटियों ने पहना है। ये ज़बरदस्ती का मुसलमान पुरुषों का एक डिक्टेटरशिप है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जिन लड़कियों को हिजाब पहन करके मुंह छुपा करके लौंडा लफंदरबाजी करनी है, ओयो फोयो जाना है, चोरी चमारी करना है, या पार्क और गार्डन में पेड़ वेड़ के नीचे बैठ करके चुम्मा चाटी करना है, तो वो अपना कर सकती है, उसके लिए बहुत अच्छा है हिजाब। हमें तो ये सब करना नहीं है, हम अपना मुंह दिखाते हैं हर जगह। इन सब चीज़ों के बीच में इतना विरोध आप झेलती हैं, लोग इतना ट्रोल करते हैं, आप पे कोई असर नहीं होता? कैसा लगता है? नहीं, आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा किसको लगता है? आपके शरीर के चीथड़े कोई उड़ाए, आपके शरीर के एक एक अंग को कोई गाली दे, अच्छा लगता है क्या? पर मैं इसको दूसरे तरीके से देखती हूँ। मैं जब अपनी बातें रखती हूँ और सामने वाला मुझे उल्टे में गाली देता है, तो मुझे वो व्यक्ति बहुत लाचार मजबूर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और गाली एकमात्र सहारा होता है अपने अग्रेशन को निकालने का। इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है आपके पास? मुझे लगता है कि मेरे प्रोफाइल पर आने के बाद कोई मोटिवेशनल स्पीकर मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होना चाहिए। मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, मैं खुद की काउंसलिंग करती हूँ, मैं इतना पढ़ती हूँ, इतनी स्टडी मेरी होती है कि आई डोंट नीड एनी मोटिवेशन फ्रॉम अदर, और आई डोंट नीड एनी काउंसलर फ्रॉम अदर टू काउंसिल मी। आई एम इनफ फॉर मी। तो अब जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं मेरे इस्लामिक स्कॉलर्स से या मुसलमान ठेकेदारों से, अब बदले में जवाब ना मिल करके कोई गए गालियां दे दे, तो पहले ही वो हार गया, उसके पास जवाब नहीं है मेरा, एंड आई एम द विनर। कमाल का आपके अंदर, मैं कहूँ तो एक कमाल का मोटिवेशन है, और इस बातचीत में हम इसीलिए आपसे ये बातें कर रहे हैं ताकि ये जो नाज़िया जी हैं इन्हें कोई नहीं जानता था। आई थिंक सो इसके पहले कभी आपसे किसी ने ये सवाल किए हों तो, कि जो लोग आपको देखते हैं और वो सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसी होती, काश मैं भी ये कर पाती, तो ये जो एपिसोड है ये उनके लिए प्रेरणा बन जाएगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझसे बेटर होना। हो सकता है कि ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले मैंने गलत किए हों, और मैंने अपने अच्छे फ़ैसले बुरे फ़ैसले दोनों को मैंने समाज के सामने रखा है, कुछ भी नहीं छुपाया है। जैसे मैं सिगरेट पीती हूँ, मैंने आपके सामने कैमरा पे बोल दिया, कोई भी दूसरा नेता इस ब्रह्मांड का नहीं बोलेगा, वो छुपा लेगा, उसको छुपाना ज़्यादा सही लगेगा। तो सिगरेट पीना मेरा गलत डिसीजन है। एक खराब व्यक्ति जिंदगी में चुनना गलत डिसीजन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जानबूझ करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ कि अगर कोई मुझे फॉलो करती है, कोई बच्चियाँ या मुझे आइडियल समझती हैं, तो मेरी गलतियों से वो सीखें और अपनी ज़िंदगी में वो गलती ना दोहराएं। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसको भी जनता के सामने रखती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यहाँ पर मैं गलत थी। और उसका रीज़न, बिहाइंड द रीज़न यही होता है कि आप अगर मुझे फॉलो कर रही हैं तो मेरी गलतियों से आप सीखो और आप अपने जीवन में वो गलतियाँ मत करना। लोगों को आप ऐसे सिखा भी रही हैं, लेकिन फिर भी जब ये होता है ना, आप
कितने भी मोटिवेट रहो, कितना भी कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप कितना भी सोच लो चीज़ों को, कितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन फिर भी ये जो सामने आ रहा होता है ना, दुख तो बहुत होता है। नहीं, मुझे नहीं होता है। दुख नहीं होता आपको? मुझे नहीं होता इतनी स्ट्रांग हो गई हैं अब आप। मुझे बिल्कुल नहीं होता है, एक रत्ती बराबर भी दुख नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 40-42 रुपए का मोबाइल डेटा रिचार्ज करा करके गाली देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसमें से लाखों के मोबाइल तो 10,000 रुपए के ही सिर्फ होते होंगे, और उसमें 40 रुपए का मोबाइल डेटा भरा करके 10,000 40 रुपया खर्च करके एक महिला को गाली देना बहुत बहुत आसान चीज़ है। गाली देने वाले प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, लेकिन मेरे सामने खड़े होने की औकात है क्या? जो लोग कहते थे कि ये बंगाल से भागी हुई है, हर हफ्ते मैं बंगाल जाती हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे दिखता है। कुछ लोगों का दावा था कि बॉम्बे इसको चढ़ने नहीं देंगे। बॉम्बे में अभी गई थी। हाँ, आप गई थी और वो वीडियो बहुत पूरे ब्रह्मांड को पता चला कि मैं बॉम्बे गई हूँ। लेंस कार्ड चली गई आप? हाँ, आप सोचो कि जो गाली दे रहा है वो एक कैमरे तक, अपने मोबाइल के कैमरे तक उसका लिमिट है, और एक मैं हूं जो सोशल मीडिया पे नहीं हूं, जिसका कोई सोशल मीडिया नहीं है, जिसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से सारे सोशल मीडिया से हटा दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। वो महिला इस ब्रह्मांड के किसी भी धरती पर पैर रखती है, पूरा ब्रह्मांड को पता चलता है कि आई हुई है। जब कहीं भी ऐसे चले जाते हो, एकदम बिल्कुल बोल्डनेस दिख जाती है आपकी कि हाँ आप बिल्कुल नहीं डर रही हो, डर नहीं लगता है, लगता नहीं है। जैसे अभी एक वीडियो आ रहा था आपका सोशल मीडिया पे, जब सलीम वास्तविक वाला जो कांड हुआ था, उसके बाद तो लोग आपको धमकियां देते हैं, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब आप डरती नहीं हो, आपके घर वाले नहीं डरते, आपके माँ बाप? देखो, किस माँ बाप को का दिल नहीं धड़केगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कौन सा ऐसा माँ बाप है? किसी क्रिमिनल के माँ बाप का भी दिल धड़केगा कि उसके बच्चे को फांसी लगने वाली है। तो मेरे माँ बाप, जिन्होंने इतनी मेहनत मुशक्क़त से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, एक सभ्य इंसान बनाया, समाज में खड़े होकर के बात करने के काबिल बनाया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाई, समाज के इतने बड़े ओहदे तक बैठवाया, अब उसके बारे में माँ बाप को पता चले कि इसका सर तन से जुदा होने वाला है, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि माँ बाप का भी दिल मजबूत हो जाता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, और राष्ट्र के हित में अच्छा करने के लिए, समाज के हित में अच्छा करने के लिए अगर एकाक जाने जाती हैं और समाज अच्छा हो जाता है, राष्ट्र के हित में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उस जान को जाने देना चाहिए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मेरे माँ बाप ने यही सोच लिया है। दूसरी बात कि जिनकी औकात 10 पैसे की नहीं है, जितने का मैं जूता पहनती हूँ उतना उनके घर में महीने में लोग सोचते होंगे, जितने का मैं कपड़ा पहनती हूँ उतना उनके घर में राशन सोचते होंगे, वो मुझे गालियाँ देते हैं। कई बार नेशनल न्यूज़ के डिबेट पर मैं 2 लाइन इंग्लिश बोलती हूँ तो मदरसा छाप बोलते हैं हिंदी में बोलो। कई बार नेशनल न्यूज़ डिबेट पर जब मैं अरबी में बात करती हूँ तो गटर छाप मदरसा में कुरान पढ़े हुए बोलते हैं, अरबी में बात मत करो, हिंदी में बोलो। तो मुझे उस वक्त हंसी आती है। ना बाबू साहब आपको अरबी आती है, ना आपको अंग्रेजी आती है, ना आपको पर्शियन आता है, ना आपको प्रॉपर उर्दू आता है, ना आपको इस 28 राज्य में से किसी की भाषा आती है। उर्दू और हिंदी का मिक्सचर बना करके हिंदी आप बोलते हो और आप मुझे इस्लाम सिखा रहे हो। औकात देखे हो अपना। जो लोग मेरे शक्ल का मजाक उड़ाते हैं, मेरी पिक्चर को मॉर्फ करके मेरे शक्ल को बदनुमा बना करके जो लोग बात करते हैं, जब मैं उनकी शक्ल देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि यार अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो। अब तो मेकअप भी नहीं लगाती और
तुम्हें अगर खुदा से शिकायत है कि तुम्हें खुदा ने ऐसा क्यों बनाया, तो मेरी पिक्चर को मॉर्फ करके तुम मुझे क्यों खराब बना करके अपने आप को खुश कर रहे हो। अच्छा, मेरी पिक्चर मॉर्फ कर करके मुझे भद्दा बना करके एआई से या किसी भी तरीके से क्या मिलेगा? मैं तो जो हूँ वो आपके सामने हूँ। मैं तो जो हूँ वो हूँ। आपने जो मॉर्फ किया है वो मैं थोड़ी वैसे ही हो गई। ये बेवकूफ़ी है ना। बिल्कुल। या कुछ लोग वीडियो बना करके कहते हैं नाजिया यहाँ 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 फिलर्स भराई हुई है और प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। भाई राउंड द क्लॉक 365 डेज मैं कैमरा के सामने होती हूँ। मतलब इतना भी बुद्धि नहीं है आपका कि कोई अगर फिलर कराता है तो उसको 10-12 दिन घर के अंदर छुपना पड़ता है क्योंकि स्वेलिंग होती है। थोड़ा तो शिक्षा दिखा दो। ठीक है, मदरसा छाप हो, गटर छाप हो, लुंगी छाप हो, ठीक है, लेकिन थोड़ी तो बुद्धि दिखाओ। तो ब्यूटी का राज बता दिया आज आपने बातों बातों में। ब्यूटी का राज मैं बताऊं, सच में बताऊं ब्यूटी टिप्स। मैं सुबह उठ करके सी बकथॉर्न पीती हूँ पानी के साथ। 1 ढक्कन सी बकथॉर्न पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं बड़ा मस्त बैठ करके पपीता खाती हूँ, कच्चा पपीता। कच्चा पपीता खाती हैं आप? हाँ, और उसी बीच में मैं योगा करती हूँ। ओके। 1-1.25 घंटा मैं मस्त अपना पूरा बदन हाथ खींच खाच लेती हूँ योगा से। उसके बाद फिर मल्टीग्रेन ब्रेड और एवोकाडो, और उसी के साथ मैं इतना सा कच्चा अदरक उसको स्लाइस काट लेती हूँ और उसको चबाती हूँ, क्योंकि वो चबाना चाहिए आपको। उसके बाद 1 मग भर करके ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद निकल जाती हूँ। ये खाती हैं आप? ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट है। लंच में क्या खाती है? लंच में अगर अच्छे से चेंबर में रह गई या घर पे रह गई या मौका मिल गया गाड़ी में भी, तो मेरी टिफ़िन अभी भी मेरी गाड़ी में। तो उसमें मैं प्रॉपर मील, थोड़ा सा राइस होगा, 2 रोटी होगी, 1 सब्जी होगी, थोड़ी सी दही होगी, सैलड्स होगा, वो पूरा। फिर शाम के वक्त में 2-4 बिस्किट या रोस्टेड मखाना और ग्रीन टी। उसके बाद रात में मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स को मैं बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करके उसमें पेपर डाल करके, रॉक सॉल्ट डाल करके मैं उसको खा लेती हूँ। तो ये है नाजिया जी की ब्यूटी का राज। हाँ, और मोस्टली मैं नॉर्मल पानी नहीं पीती हूँ, गर्म पानी, और उसमें वार्म वाटर होता है और उसमें हनी डला हुआ रहता है, शहद पानी आप पीती हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। क्योंकि आई डोंट हैव टाइम ना फॉर फेशियल। हमारी बहुत सारी महिलाओं की जो स्किन है वो ग्लो करने वाली है, और बहुत सारी महिलाओं की बॉडी जो है वो टोन हो जाएगी। रखना चाहिए। देखो, लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है सुंदर दिखना। ये हमारा अधिकार है सुंदर दिखना। बिल्कुल। और हम जितना अपने आप को सुंदर बनाएं उतना अच्छा है। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, एकदम फील फ्री। जो कपड़ा आपके ऊपर सूट करता है आप वो पहनो, जो मेकअप आपके ऊपर सूट करता है आप वो करो, जो हेयर कट आपके ऊपर सूट करता है आप वो करवाओ, जो लैंग्वेज और जो बॉडी जेस्चर आपके ऊपर सूट करता है आप वो करो। एक मीम है ना, कैसे हो, तो जवाब में आता है सुंदर हूँ। तो जैसे मुझसे कोई पूछता है, आर यू फ्री? नो बेबी, आई एम सो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है आप। आई एम सो एक्सपेंसिव। लेकिन इस पे भी मीम बन जाएगा। हाँ, मुझसे मेरी जितनी भी फ्रेंड्स पूछ रहे, बेबी फ्री हो? नो बेबी, नो डार्लिंग, आई एम सो एक्सपेंसिव। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो अभी भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं होना चाहिए था? कुछ है? रिसेंट मेरा एक अफेयर हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। आई विश कि मैं वो अपनी लाइफ से इरेज कर सकती थी। आई विश, बिकॉज वो गलत चॉइस थी। आपकी चॉइस थी वो? ऑब्वियसली मेरी चॉइस थी, इसलिए मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। और वो मेरी चॉइस थी और मुझे नहीं चूज़ करना चाहिए था। अगर ये गलती मुझसे ना हुई होती तो शायद मेरे फॉर नो रीज़न मेरे जिस्म की इतनी धज्जियाँ ना उड़ी होती। वो सोच के अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस इंसिडेंट से बहुत सारी लड़कियों को सोचना चाहिए और समझ बूझ करके किसी रिश्ते में जाना चाहिए, क्योंकि कल को
कोई भी लड़का वीडियो बना करके कहेगा मुझे अल्लाह ने कहा है कि वो मेरे साथ कितना बार सेक्स करवाती थी, मुझे महादेव ने कहा है कि वो मेरे साथ कितना बार सेक्स करवाती थी। तो बहुत सोचो, समझो, बूझो, तब जा कर के अच्छे घर के, सभ्य घर के, पढ़े लिखे, बहुत डिसिप्लिन वाले, बहुत इलीट, बहुत एटिकेट, बहुत क्लास वाले लड़कों को चूज़ करो। बिकॉज़ अगर आपसे लड़का चूज़ करने में अगर गलती हो गई है तो आपके जिस्म की धज्जियाँ वो नहीं भी देखा होगा तो भी उड़ा देगा। लोगों को मतलब आसान है ये कहना, कैरेक्टर जब कुछ ना मिले तो बात फिर कैरेक्टर पे आ जाती है। फीमेल बनी ही इसीलिए है। और अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो फिर कह देते हैं कि नहीं, इसमें भी character कैटेगरी है, इसमें भी कैटेगरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लड़कों की अपब्रिंगिंग अच्छी माँ के गोद में होती है वो बच्चे कभी नहीं ऐसा कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता है। तब तो रोज़ हम 10 लाख वीडियोस देख रहे होते और 10 लाख मर्द किसी ना किसी को गालियाँ, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गालियाँ परोस रहे होते। नहीं, अच्छी जो गोद होती है, शिक्षित जो गोद होती है, संस्कार और सभ्यता वाली जो कोक और गोद होती है, उसके बच्चों की सभ्यता ही अलग होती है। कि ठीक है, एक रिलेशन था, नहीं रहा, डोंट बी सो रूड, डोंट बी सो वल्गर, और वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अग्रेशन निकालना बुरा नहीं है, ठीक है, रिश्ता टूटा था, आपको अग्रेशन निकालना था, निकाल सकते थे। लेकिन ये जो अग्रेशन का तरीका था, ये तरीका बहुत ही वल्गर, उठैगिरा, छपरी टाइप का था। और मुझे लगता है कि रिक्शा ठेला वाले भी जब प्रोस्टिट्यूट एरिया जाते होंगे ना रात में, तो भी वो सुबह आकर नहीं बोलते होंगे कि मैं प्रोस्टिट्यूट एरिया रात गुजार कर आया हूँ। तो ये उससे रिक्शा ठेला वाले का भी सम्मान है, उनका भी एक मर्तबा है, उनका भी अपना एक बोलने का एक लिमिटेशन है। ये जो व्यक्ति था, इसको इसकी माँ ने सभ्यता सिखाया ही नहीं। अब और इसकी एक और रीज़न होती है, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं जब वो अपनी माँ को बेइज्जत होता हुआ अपने पिता के द्वारा देखते हैं। और ये जो बात है ना, वो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। एकदम, ये पता है, ये जब आप किसी डॉक्टर के पास भी, साइकियाट्रिस्ट के पास भी आप जाइएगा, बिकॉज मैंने सोशियोलॉजी बहुत पढ़ी है, तो ये चीज़ें, और मेरी कितनी ही फ्रेंड हैं जो बहुत सारे लोगों की कोच है, काउंसलिंग करती है, तो हम लोग हमेशा आपस में डिस्कस करते हैं कि ख़ास करके वो लड़के बहुत ज़्यादा अभद्र और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं जो अपनी माँओं को बहुत बेइज्जत होता हुआ बचपन में देखते हैं। क्योंकि वो पिता से क्या देख रहे हैं कि पिता जो है माँ को मार रहा है, पीट रहा है, बाल खींच रहा है, गालियाँ परोस रहा है, पिता जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है माँ को, तो उसके दिमाग में बचपन से बैठ जाता है कि फीमेल का कोई इज्जत होता ही नहीं है, तो फीमेल को ऐसे ही करो। और ऐसे बच्चे कभी कभी क्राइम भी कर लेते हैं। ये जो सीरीज ऑफ रेप करते हैं, या गैंग रेप करते हैं, या ब्रूटल रेप करते हैं, या फीमेल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनका जब इंटरोगेशन होता है तो बहुत सारे ये एक बहुत 70-80% जो पुरुष रेपिस्ट होते हैं, उनका इंटरोगेशन में यही निकलता है कि उनके घर में बहुत कुछ बुरा था जिसकी वजह से उन्होंने इस क्राइम को किया है। तो घर मुझे में जो भी हो रहा है उसका फर्क बच्चों पे बहुत पड़ता है। अब आप देखिए, घर में अगर माता पिता बहुत सुखी संसार में होते हैं, बच्चे अपने आप पॉजिटिव होते हैं, फूल की तरह होते हैं। घर में माता पिता का झगड़ा होता है, बच्चे अपने आप में ही सिमटते चले जाते हैं, सफोकेट होते चले जाते हैं। तो वो आउटबर्स्ट तो कहीं ना कहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो करती है होगा। परवरिश। अब जैसे मैं बहुत मीडिया चैनल्स पर बैठती हूँ, बहुत प्लेटफॉर्म पे बैठती हूँ, मैं घर में चुप रहती हूँ, क्योंकि जो एनर्जी मेरी निकलनी है वो तो निकल चुकी, अब वो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एनर्जी तो जितना मुझे बोलना था वो तो मैं बोल चुकी हूँ। तो घर में जाने के बाद झगड़ा तो छोड़ो, आज राजमा नहीं, आज कढ़ी बना दो, ये बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है। पर घर में झगड़ा कौन करता है? जो वेला होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है। तो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहीं तो निकालेगा ना।
कभी इतना काम करती हैं आप, मतलब हर दिन कैमरे पे दिख रही हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में होता है, थकती नहीं है कभी? नहीं यार, 30 days वर्क? हाँ, नहीं मुझे कोई छुट्टी नहीं लेती हैं? मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती हूँ। हाँ, इवन मैंने 103 कई बार देखी होगी कि मैं बड़ी डल सी इंटरव्यूज दे रही हूँ। 103 फीवर में, जॉन्डिस में, मेरा गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था 2024 में, तो ऐसे लद करके, ऐसे बेंट होकर के मैंने इंटरव्यूज किए हैं। इतना पसंद है आपको काम करना? काम करना बहुत पसंद है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंटरव्यूज, इट्स अबाउट कि मुझे काम करना बहुत पसंद है, बहुत एनर्जेटिक रहना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि फ्रेश माइंड से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। वो इन्वेंटर होता है पॉजिटिव वाइब्स के लिए, क्योंकि जब आप खाली पीली बैठे रहते हो, वेले होते हो, कोई काम वाम नहीं होता है ना, तो वो खाली सर शैतान का घर होता है और आपके दिमाग में खुराफात घूमता रहता है। अच्छा, फलाने ने क्या बोला, धमाके ने क्या बोला। हाँ, जिस दिन अब जैसे बहुत काम कर लिया, अब एक दिन जो है मुझे 1.5 महीना 2 महीना कंटिन्यूस यात्राएं कर ली, बहुत ट्रैवल कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब एक दिन मुझे चाहिए अपने लिए मी टाइम, कि मैं सैलून चले जाऊं, थोड़ा हेयर स्पा करवा लूँ, थोड़ा पेडिक्योर करवा लूँ। तो उस वक्त मैं बड़ी वेले रहना, बड़ी गंदी रहना, नहाना नहीं है मुझे। लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स में पूरा दिन मतलब घूमते फिरते रहना है मुझे। नहाने मत बोलना प्लीज। नहाना पसंद नहीं है? नहीं, एक दिन लव नहाना। मैं सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, मैं 2 बार तो नहाती हूँ, एक घर से निकलने से पहले और एक घर जाने के बाद। मैं बेड पर ऐसे नहीं बैठ सकती, बिकॉज मेरा थोड़ा ओसीडी का इश्यूज भी है। तो मुझे साफ सफाई का तो मेरे घर पे आना तो वो जो हेल्प है वो बता देगी कि भाई वो ऐसे छू छू कर देखती है धूल कहाँ कहाँ पर है, तो ओसीडी इश्यूज है। लेकिन वो एक दिन जो होता है ना, वो नहाने मत बोलना। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे ही रहना है। और उस दिन मैं डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाती हूँ, ज़मीन पे पालती पालती मार करके खाना खाती हूँ। तो वो वाला भी मेरा है। एक पार्टियाँ करना पसंद है आपको? पार्टी करना, हाँ, मुझे बहुत पसंद था पहले पसंद था। अभी समय भी नहीं है, और मुझे लगता है बेटा बड़ा हो चुका है, तो अब वो उसका समय है कि वो करे वरे। तो मैं नाज़िया जी ने भी कभी किटी ज्वाइन किया? नहीं, किटी लाइक किटीज एंड ऑल। लेकिन हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने पार्टीज बहुत की है। पब क्लब में मैंने नहीं किया है, मेरे घर के अंदर किया है, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा का परमिशन था कि मैं आपको नाइट पब और क्लब का परमिशन नहीं दूंगा। कल को कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आपको जो करना है घर पे करो। पूरा डिस्को बनवा देना है घर को, आप इंटीरियर करवा लो, पूरे घर को डिस्को बना लो, लेकिन आप माँ बाप अलग अलग कमरे में हैं, आप करो। तो वो हमने किया है। आपकी लाइफ में जैसे होता है ना, किसी सभी की लाइफ में एक तो इंस्पिरेशन कोई होता है, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है? मेरी लाइफ में मेरी अम्मा इंस्पिरेशन रही हैं हमेशा। मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने परिवार संभाला है, जिस हिसाब से उन्होंने बैलेंस किया है, जिस हिसाब से उन्होंने इतने मेरी वजह से बहुत बुरे शब्दों का भी सामना किया है, वो टारगेटेड हुई हैं फॉर नो रीज़न, जबकि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला है। और इस उम्र में भी उनको गंदी गंदी गालियों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी तरह मैं बन गई तो आई एम सच अ गुड मदर, अगर मैं उनकी तरह बन गई। और पॉलिटिक्स में मैं सुषमा स्वराज जी को मैं बहुत अपना आइडियल मानती हूँ। तो आपका ना, जैसे कहते हैं बेटियों का पापा से बड़ा लगाव होता है उनकी तरफ, तो कैसा है आपका पापा के साथ, कैसा बॉन्ड है आपका शुरू से? कैसा मेरे फादर के साथ मेरा बहुत ज़्यादा बाउंड तो नहीं रहा। इवन मेरे फादर ना थोड़े मतलब रिजर्व टाइप के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो रिजर्व टाइप के हैं। बेटियों के कमरे में नहीं जाना है, नज़रें बराबर करके बेटियों से बात नहीं करनी है, बेटियों की चीज़ों में इंटरवीन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक स्पेस उन्होंने हमेशा बना करके रखा है, बहुत स्टार्टिंग से ही, एकदम स्टार्टिंग से ही। अच्छा, मेरे अब्बा को तो ये नहीं पता होता था कि हम कौन से क्लास में हैं। इतना ऐसा मतलब यहाँ तक था कि हम कौन से क्लास में हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते ही नहीं थे। ये वो पूरी जिम्मेदारी अम्मा की थी, और अब्बा का काम था कि वो सोर्स ऑफ इनकम थे।
हालांकि मेरी अम्मा टीचर रही, लेकिन जब लास्ट एमन हुई तो उन्होंने फिर कहा कि वो घर पर रहना चाहेंगी, क्योंकि मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब घर पे रहना ज़रूरी होता है। हाँ, मेरी अम्मा से मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रही है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। कितने लोग थे आपके फैमिली में, कितने लोग के साथ रहते थे आप लोग? मैं हमेशा भरे परिवार में रही हूँ, हमेशा। जॉइंट फैमिली थी? मामू, नानी, मामू के बच्चे, मौसी के बच्चे, बड़े अब्बू के बच्चे, और फिर उसके बाद वो वहाँ से बुआ आ रही हैं, वहाँ से खाला अम्मी आ रही हैं, तो मैं ऐसे परिवार में रही हूँ, भर भर के परिवार के लोग। और जब हम टेरेस पे खेल रहे होते हैं तो धक्का धुक्की होता था कि इतने बच्चे सबके परिवार वालों के मिल करके हो जाते थे। तो मैं बड़े भरपूर परिवार में रही हूँ, लेकिन अब अकेले रहना पड़ता है। सब अपने अपने कोई फैमिली में हो चुका, कोई अपने काम में व्यस्त है, मैं भी खुद, मेरे पास भी समय नहीं है, मैं खुद बहुत बिजी हूँ। तो अब घर जाते हैं, अकेले रहते हैं, कुक होती है उससे बात कर लेते हैं, हेल्प होती है उससे बात कर लेते हैं, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। ऐसा हुआ पहली बार जब आप ने अपने लिए एक रास्ता चुना कि अब मैं काम करूँगी, ऐसा है, तो पहली बार ये ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो अभी भी मतलब आपके लिए पहचान बना, या वो आज भी आपको याद आता है? ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ? मुझे फिनेंशियली कभी भी मेरे अब्बा ने ये फील नहीं कराया कि मुझे कमाना चाहिए। हालांकि वो बहुत रिच नहीं है, लेकिन मेरे अब्बा ने कभी भी हम तीनों बहनों को कभी नहीं फील कराया कि हमें कमाना चाहिए और अब्बा नहीं कर पाएंगे, उनकी उम्र हो रही है, ये कभी भी उन्होंने फील नहीं कराया। मेरी अम्मा उनसे बात करने से तो ऐसा लगता है कि वो अंबानी परिवार की हैं। खाओ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहा करो, बस उनका एक ही शर्त है कि खुश रहा करो। खुश रहना। लेकिन खुद में ही अपनी अम्मा को देख करके, अपनी मासी को देख करके, अपने घर के महिलाओं को देख करके हमेशा ये ऊर्जा तो रही, क्योंकि मेरे घर में पावरफुल महिलाएं बहुत रही हैं। मेरी दादी बहुत पावरफुल थी, मेरी नानी अम्मी बहुत पावरफुल थी। उस ज़माने में मेरी नानी अम्मी अपने पूरे ख़ानदान के बैंक बैलेंस का पूरा काम वही करती थी, ITR का पूरा काम वही करती थी मेरी नानी अम्मी। तो मेरे फैमिली में पावरफुल फीमेल रही हैं, और यही एक रीज़न है कि मेरे ख़ानदान की बेटियाँ बहुत पावरफुल पैदा ही होती हैं। बेटी पैदा हो गई है, वकील बनना ही है, बेटा पैदा हुआ है, IAS या इंजीनियर बनना ही है। दिस इज़ वेरी फिक्स्ड, दिस इज़ वेरी एक्सट्रीमली फिक्स्ड, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अच्छा, पहले से डिसाइड होता है कि ये अच्छा, हमारी दिशा भी चली जाती है, और कोई प्रेशराइज नहीं है, लेकिन हमारी दिशा चली जाती है कि हाँ 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 यही ठीक है, ये अच्छा लगता है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। प्रेशराइज है ही नहीं ना फैमिली में। आदमी एक पर्सनल वेंडेटा या रिवेंज कब निकाले? तो जब कोई कुछ करे तब तो। मेरी फैमिली, मुझे जीन्स पहनना है पहन लो, मुझे स्कर्ट पहनना है पहन लो, मुझे साड़ी पहननी है पहन लो, तो कोई ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं। शर्त सिर्फ इतनी है कि लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाओ, शिक्षित हो जाओ, समाज में सिर उठाकर जीने के काबिल हो जाओ, बस इतनी ही तो शर्त थी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा था? जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जब मैंने मेरे बेटे को अपने गोद में लिया था। आज भी वो मेमोरी रिमेम्बर होती है? कभी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक सांस चल रही है, मेरे लिए और कोई भी जिंदगी का खूबसूरत लम्हा हो ही नहीं सकता है एक्सेप्ट उसके। जिस दिन आप माँ बनी, जिस दिन मैंने ऑपरेशन थिएटर पर, जब वो सीजर से हुआ था मेरा बेटा, और मेरी छाती पर उसको सुलाई थी डॉक्टर, और मैंने उसकी शक्ल देखी थी, तो वो लम्हा तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती। किसी भी माँ के लिए बहुत खूबसूरत पल होता है वो। कभी कभी जो लोग समाज की आवाज़ उठाते हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा बनते हैं, उनके अंदर कितनी गहरी खामोशी होती है, ये हमें वक्त वक्त पे दिख जाता है। और आज हमने नाजिया जी से बातचीत की, जाना उनके बारे में, बहुत कुछ ऐसा जाना जो नहीं पता था, क्योंकि ऑन कैमरा आपने देखा होगा उनको, लेकिन आज
ये जो बातचीत थी वो ऑफ कैमरा जैसे थी, और बहुत सारी चीज़ें जो उनके जीवन में हुई, क्योंकि बहुत लोगों को जानना था कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, लाइफ में क्या क्या था, क्योंकि कई सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं, उनकी शादी को लेके, अफेयर को लेके, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही जाती हैं। लेकिन आज उन्होंने खुद बताया, बातचीत की, बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वुमेन्स टॉक के इस मंच पर हमारे साथ अपनी निजी जानकारी साझा करने के लिए। फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ। आप किसको देखना चाहते हैं हमारे साथ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे लिए और सभी के लिए एक प्रेरणा बनिए, और बनाइए एक प्रेरणा कि जो लोग, जो महिलाएं समाज में आगे निकल कर आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो रूढ़िवादी सोच या बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं निकल पाती हैं,